चलिए, वेक्टर में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया है और हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम दिया गया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f have a resultant of the same magnitude f, find the angle between the two forces। मतलब ये दो वेक्टर हैं, सपोज हम a वेक्टर b वेक्टर ही नाम देते हैं, थोड़ा आपको आसानी होगी। a वेक्टर की वैल्यू f है और जो दूसरा वेक्टर है b, इसकी भी वैल्यू f कही गई है। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f हैव ए रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड f, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है r वेक्टर, इसके बारे में भी कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड भी f है। तो हमें इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो फाइंड करना है, थीटा। तो हम जानते हैं कि अगर आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को आप रख दीजिए, बस आर की जगह भी एफ रख दीजिए, ए की जगह भी एफ, बी की जगह भी एफ, 2f कॉस थीटा, और बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो एफ स्क्वायर, और यहाँ जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो एफ स्क्वायर इक्वल्स 2f स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f स्क्वायर, दैट इज़ हाफ। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स माइनस हाफ, हाफ माइनस 1, और यहाँ से हमें मिल गया थीटा इक्वल्स 120 डिग्री। ये हम लोगों ने पैरेललोग्राम मेथड जो था उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि सपोज़ करिए इसे अगर हम ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करें, करके देखते हैं क्या एडवांटेज है नहीं है। अब ट्रायंगल लॉ से हम इसे क्यों सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये कि क्यों हमारे मन में ये बात, हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि हम इसे ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इसलिए कि कहीं भी अगर सिर्फ 3 वेक्टर का जिक्र हो, तो यहाँ पर देखिए 3 वेक्टर है, 2 वेक्टर तो ऑलरेडी और एक उसका रिजल्टेंट, 3 वेक्टर है। तो जहाँ भी 3 वेक्टर की बात हो वहाँ ट्रायंगल लॉ से एक बार ज़रूर सोचिए उसको बनाने का। आप पाएंगे कि थोड़ा सा आपके लिए सिचुएशन ईजियर ज़रूर हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं। अब देखिए ट्रायंगल लॉ से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 वेक्टर दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उन 3 वेक्टर से एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है तीनों वेक्टर से, ए बी और आर से। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। ए और बी को हमने सेम सेंस में रख दिया क्योंकि इन दोनों को हमें जोड़ना है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। और जो तीसरा हमारा साइड है उसको हम ऑपोजिट सेंस में कर देंगे, तो ये क्या करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तीनों वेक्टर से हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया जिसमें ए और बी हमारा सेम सेंस में होगा क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, इसलिए आर वेक्टर जो है वो ऑपोजिट सेंस में है। अब देखिए अगला इन्फॉर्मेशन क्या है। अगला इन्फॉर्मेशन ये है कि इन तीनों वेक्टर का जो वैल्यू है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर का जो एरो है उसका लेंथ इक्वल है,
यही मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब तीर की लंबाई बराबर। यानी इस तीनों तीर की लंबाई, इन तीनों एरो का जो लेंथ है वो इक्वल है। तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो अब देखिए आपको ए और बी के बीच का एंगल मिल गया। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स कितना? अब इसे आप 60 मत कह दीजिएगा, इसलिए कि एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक वेक्टर का हेड और अगर दूसरे वेक्टर का के टेल से मिल रहा हो तो वेक्टर के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री माइनस स्मॉलर एंगल, दैट इज़ 120 डिग्री। अगर दोनों का या तो हेड मिल रहा होता या दोनों का टेल मिल रहा होता तो हम 60 कह देते। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ यू कैन कंपेयर इस मेथड को और इस मेथड में आपको आपके लिए कौन सूटेबल है, कौन बेहतर है, आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। द सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, देन फाइंड द फोर्सेस। अगेन ये तीन वेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है, एक तो ये दो फोर्स और एक उसका रिजल्टेंट। तो ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को भी हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से r इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर तीन वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो तो हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ से ट्राई करेंगे। तो यहाँ अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना चाहें तो क्या करना होगा? देखिए कहीं पर भी ट्रायंगल लॉ अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको जो तीन वेक्टर दिए गए हैं और जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर आपको एक ट्रायंगल तैयार करना है। तो उस ट्रायंगल को तैयार करने में अगर आपका जैसे दो वेक्टर इक्वल दिया गया है, तीन वेक्टर इक्वल दिया गया है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपका ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 60 न्यूटन। मान लीजिए लेट द टू फोर्सेज आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा सा नेमिंग बेहतर कर लीजिए। फोर्स है तो चलिए अब F1 F2 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि सम ऑफ टू फोर्सेज, ये सिंपल सम, यानी F1 प्लस F2 का वैल्यू इसने आपको दिया है 16 न्यूटन। दिस इज गिवन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। अगर F वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट हो देन F की वैल्यू फिर उसने दे दी आपको 8 न्यूटन। अगेन इट इज गिवन। और फिर इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, यानी रिजल्टेंट जो भी होगा वो इन F1 और F2 में से जो छोटा होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इस बेसिस पर, यानी तीसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इन्फॉर्मेशन है, अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर, ये भी दिया गया है। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम अपना ट्रायंगल बनाएं तो कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है और सपोज ये हमारा स्मॉलर वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर है हमारा रिजल्टेंट। ये देखिए इसके परपेंडिकुलर हमने रिजल्टेंट बना दिया, सॉरी इट इज़ F1 और रिजल्टेंट F। तो ट्रायंगल का दो साइड तो हो गया,
अब तीसरा साइड बचा, तो तीसरा साइड कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? F1 वेक्टर रिप्रेजेंट हो चुका, F वेक्टर रिप्रेजेंट हो चुका, जो तीसरा वेक्टर है F2 वो तीसरे साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो तीसरा साइड इसका बना दीजिए ये। अब इसमें हम लोग एरो का डायरेक्शन किधर रखेंगे? इधर रखना पड़ेगा। क्यों इधर रखना पड़ेगा? सो दैट कि ये F1 और F2 सेम सेंस में हो गए और ये देखिए रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में हो गया। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिन दो वेक्टर को आपको जोड़ना है, क्योंकि F1 और F2 को हमें जोड़ना है, तो F1 और F2 हमेशा सेम सेंस में होगा और रिजल्टेंट उसके ऑपोजिट सेंस में होगा। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये अल्फ़ा था, यानी रिजल्टेंट का एंगल एक वेक्टर के साथ, जो कि हमें दिया गया था। अब देखिए कि मान लेते हैं हम लोग कि इस F1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो x है। तो अगर F1 का मैग्नीट्यूड x है तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 16 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 16 है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा 16 माइनस x होगा। और इसकी वैल्यू तो दी गई है 8। और आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी ज्योमेट्री याद आती है? बस पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। फ्रॉम the triangle, right angle triangle, f1 square plus f square will be equal to f2 square, p square plus b square equals h square। तो f1 हमारा कितना है? x, तो ये हो गया x square प्लस f is 8 square equals F2 is 16 minus x whole square. This is x square plus 64. This is 256 plus x square minus 32x. x square को कैंसिल करिए, ये हो गया 32x equals 256 minus 64 192, therefore x equals 192 by 32 6, therefore F1 equals कितना मिल गया? 6 न्यूटन। एंड तो F2 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 6, दोनों का सम 16 है, तो एक 6 है तो दूसरा 10 हो जाएगा। 16 माइनस 6 दैट इज़ 10। ये हमारा सॉल्यूशन है। ये भी आप देखिए, हम लोग ट्रायंगल लॉ से ही हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इसको पैरेललोग्राम मेथड से r इक्वल्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और tan अल्फा इक्वल्स b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा से इसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व एकदम होगा और फिर कंपेयर करिएगा कि एडवांटेजेस कौन है हमारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। Maximum and minimum magnitudes of the resultant of two vectors of magnitude p and q are in the ratio 3:1. What is the relation between p and q? तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर a और b हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे बात हो रही है रिजल्टेंट के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इस कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो आर मैक्स अगर हमें निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पुट करना होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच लाई करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की कितनी हो गई? 1। तो यहाँ पर हम लोग 1 डाल दें। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो ये हो गया 2ab, तो ये हो गया अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी r की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला हमें मिल गया a प्लस बी, यानी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। अब अगर हम r का मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू। अब आप देखिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी r मिनिमम जो है ये a माइनस बी के बराबर। तो ये हमारी थ्योरी हो गई इससे रिलेटेड कि अगर रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो a प्लस बी के बराबर और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के बराबर। अब जो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं वो a और b नहीं दिए गए हैं, उनको कहा गया है p और q। तो इन द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो r मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, एंड r मिनिमम क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। अब ये दिया गया है, इट इज गिवन r मैक्स और r मिनिमम, इसका जो रेशियो है वो 3:1 है। तो p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इक्वल्स 3, तो ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 3q इक्वल्स p प्लस क्यू। p को इधर लाइए तो 2p हो जाएगा, 3q को उधर ले जाइए 4q हो गया। दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स 2q। दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड q। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। यहाँ देखिए एक वेक्टर है a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल a दिया गया है और उसको रोटेट किया जा रहा है एक छोटे एंगल थीटा से विदाउट अल्टरिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब इस रोटेशन में उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब आपको फाइंड करना है दो चीज़, डेल्टा ए वेक्टर। वैसे डेल्टा जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है हो जाएगा कि ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हमने लिख दिया है कि डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। तो चेंज इन ए, ठीक है, और ये है चेंज इन ए वेक्टर, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए के ऊपर एरो नहीं है। तो दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मतलब इसका मीनिंग ये है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ये है चेंज इन ए वेक्टर। यहाँ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव आया इसके बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर ए वेक्टर में कितना बदलाव आया, ए वेक्टर कितने से बदल गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए हमारा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और इसे रोटेट कर दिया गया एक छोटे एंगल थीटा से, और ये हमारा बन गया मान लीजिए ए डैश वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसका भी ए ही होगा। देखिए इसको जब हमने रोटेट कर दिया तो ऑब्वियसली एक नया वेक्टर बनेगा। क्यों नया वेक्टर बनेगा? इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल गया। मैग्नीट्यूड वही है
लेकिन हम लोग जानते हैं कि वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाएं तो वेक्टर बदल जाता है। तो यहाँ क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला लेकिन डायरेक्शन बदल गया, इसलिए एक नया वेक्टर हो गया। ठीक है, इन दोनों वेक्टर में अंतर जो है वो मैग्नीट्यूड का नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो डेल्टा ए हम लोग लिखेंगे ए डैश माइनस ए, यानी अगर आप इसको और अच्छे वे में लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज दिस डेल्टा ए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a dash is a minus this is also a, so it is 0, so del a is 0। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क आया नहीं है, इसलिए चेंज इन मैग्नीट्यूड 0 होगा ही। अब हम लोगों को फाइंड करना है डेल्टा ए वेक्टर। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए डैश वेक्टर फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ए डैश वेक्टर प्लस ए डैश का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डैश ए कॉस थीटा। यही फॉर्मूला था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। तो अब देखिए ए डैश ए है तो ए स्क्वायर, ये भी ए है तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये स्क्वायर रूट को अगर हम हटाएंगे तो 2a साइन थीटा बाई 2, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर, यानी चेंज इन वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ये ज़्यादा प्रॉपर नोटेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ए वेक्टर। इसको भी अगर आप इस ढंग से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जो बदलाव है ये देखिए, ये ज़्यादा प्रॉपर है। तो ये 0 हो गया, और ये डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा। तो ये 2a साइन थीटा बाई 2 हो गया। यहाँ पर क्या है, आप एक अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये जो एंगल है, जितने एंगल से इसको रोटेट किया गया है, ये एंगल बहुत छोटा है। तो छोटे एंगल के लिए फॉर स्मॉल एंगल हम लोग साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख पाएंगे, थीटा बाई 2। देयरफॉर हमारा ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए वेक्टर का मॉड ये हो गया 2a इंटू थीटा बाई 2, दैट इज ए थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर एक वेक्टर को हम लोग रोटेट कर देते हैं सर्टेन एंगल से, तो वो पहली बात तो ये है कि वो वेक्टर बदल जाता है। बदलता इसलिए है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल गया।
वेक्टर के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी में भी बदलाव हो तो वेक्टर बदलेगा। अब इस बदलाव में दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करने के लिए कही गई। पहला ये कि व्हाट इज़ द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी इस रोटेशन में वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव आया, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। दूसरी चीज़ पूछी गई कि जब ए वेक्टर को रोटेट किया गया तो वेक्टर में बदलाव आया, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया, चलिए 0 हो गया। लेकिन वेक्टर को जब आपने रोटेट किया तो वेक्टर बदल गया, तो वेक्टर में जो बदलाव आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी दिस इज द चेंज इन वेक्टर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट इज़ 0। ये आप आराम से देख कर ही कह सकते हैं। बट इस वेक्टर के डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो वेक्टर में बदलाव आया वो कितना बदलाव आया, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन ए वेक्टर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले चेंज इन ए वेक्टर निकाला, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर वेक्टोरियली, ठीक है। और यही जो वैल्यू आई 2a sin थीटा, दिस इज द चेंज इन ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कितना बदलाव आया, 0, लेकिन अगर कोई पूछे कि वेक्टर में कितना बदलाव आया, दिस इज 2a sin थीटा बाई 2। दोनों इस फ़र्क को एकदम आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन वेक्टर बदल गया है, और वेक्टर जो बदला है वो कितने अमाउंट से बदला है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्लियर है? कितना, चलिए ये 4 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये बेसिकली एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये कुछ वैसे क्वेश्चंस थे जिससे मुझे लगता है कि आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और इनमें अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई हो, कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है।